तो आज की इस वाली वीडियो में अपन AML का जो टॉपिक है, जो WBC कैंसर्स है, उसको रिव्यू करेंगे। अब उस AML से पहले मैं आपको WBC के जितने भी कैंसर्स है, WBC का जो भी कैंसर का बेसिक है, जो बेस है, वो देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि WBC के कैंसर जो है वो इतना याद करने वाली चीज़ है नहीं जितनी हम बना देते हैं। WBC के जो कैंसर्स है उसके अंदर जो बेसिक, उसका जो बेस है ना, उसकी जो फाउंडेशन है वो हेमाटोलॉजी से आती है। अभी जो फिजियोलॉजी के अंदर हेमाटोलॉजी थी वहाँ से आती है। तो हम उसको थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। फिजियोलॉजी डायरेक्टली रिव्यू नहीं करेंगे, हम उसके अंदर जो पैथोलॉजी और उसी को रिव्यू करेंगे, बट जो हमारा फाउंडेशन होगा वो फिजियोलॉजी से होगा। स्टार्ट करते हैं अपन बेसिक से। सबसे पहले देखिए, जो प्रीकर्सर सेल है, हर ब्लड सेल का जो प्रीकर्सर है वो एक ही है। जो उनके एंसेस्ट्री, जो हम कह सकते हैं जो उनका पूर्वज है, वो एक ही है। कौन है? HSC। व्हाट इज HSC? इट इज हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल। तो जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल है ना, ये पूर्वज है, ये एक सेल है, ये सब कुछ बना सकता है। स्टेम सेल है ना, ये सब कुछ बना सकता है। सब कुछ मतलब ब्लड सेल के अंदर सब कुछ। अभी जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल है, इसके पास है दो रास्ते। सबसे पहला, या तो ये चला जाए माइलॉइड सेल्स फॉर्म करने के लिए, तो माइलॉइड पाथ हो गया एक, या ये जा सकता है लिम्फॉइड सेल्स फॉर्म करने के लिए। क्या होते हैं अभी अपन देखेंगे, लिम्फॉइड सेल्स। ठीक है, दो रास्ते, माइलॉइड और लिम्फॉइड। अभी जो माइलॉइड और लिम्फॉइड सेल्स है ना, ये क्या है? माइलॉइड सेल्स आपके जो भी ग्रैन्युलोसाइट्स है वो हो गए, मोनोसाइट्स है, RBCs है, प्लेटलेट्स है। तो माइलॉइड सेल्स के अंदर आपकी जो ग्रैन्युलोसाइट्स, RBCs, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट्स, ये सारे सेल्स हो गए। लिम्फॉइड सेल्स के अंदर आपके लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स दो वेराइटीज़ होती है, आपको पता है, T लिम्फोसाइट्स, B लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फॉइड सेल्स में दो टाइप हो गए। ठीक है, कौन कौन से? B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट। ठीक, बहुत ज़्यादा डिटेल में रिव्यू नहीं कर रहे। इससे ज़्यादा पाथवेज आपने पढ़े होंगे, इससे ज़्यादा स्टेजेस आपने पढ़ी होगी, इसकी उतनी डिटेल की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम कैंसर्स पढ़ रहे हैं, वो यहीं से कवर हो जाएगा हमारा। ठीक है, B लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट होते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट। ठीक है, अब माइलॉइड सेल्स जो होते हैं, उसके मैंने आपको क्या बताया, माइलॉइड सेल में एक स्टेज और आती है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन प्रोमाइलोसाइट। प्रोमाइलोसाइट, प्रोमाइलोसाइट। ठीक है, प्रोमाइलोसाइट। अभी जो प्रोमाइलोसाइट्स है, ये अलग अलग टाइप के सेल्स बना सकता है। कौन कौन से? देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स कौन कौन से होते हैं? इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, और कौन से हो सकते हैं? बेसोफिल्स। ठीक है, ये आपके हो गए ग्रैन्युलोसाइट्स। अब इसके अलावा मोनोसाइट बना सकता है। मोनोसाइट के अलावा RBCs, एरिथ्रोइड सेल्स। ठीक है, तो RBCs जो आ रहे हैं वो भी माइलोसाइट से आ रहे हैं, यानी माइलॉइड, माइलोजिनस ओरिजिन वाले जो है, माइलॉइड ओरिजिन वाले जो सेल्स है, वहाँ से आ रहा है RBC। और एक सेल और बना सकता है जिसको हम बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट। और ये जो मेगा कैरियोसाइट है, ये क्या बनाता है आगे जाके? ये बनाता है प्लेटलेट। ठीक है, तो मेगा कैरियोसाइट विल फॉर्म प्लेटलेट्स। ठीक है, ये बेसिक था। हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल था, उसके पास में दो ऑप्शन थे, या तो माइलॉइड टाइप ऑफ सेल्स बना ले, या तो लिम्फॉइड टाइप ऑफ सेल्स बना ले। लिम्फॉइड टाइप ऑफ सेल्स आपको पता, आगे जाके लिम्फोसाइट्स बनेंगे। लिम्फोसाइट्स की दो वेराइटी होती है, B लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट। ठीक है, अब आते हैं माइलॉइड टाइप ऑफ सेल्स में। माइलॉइड टाइप ऑफ सेल्स से हमारे पास में बनता है प्रोमाइलोसाइट। प्रोमाइलोसाइट जो होता है वो बनाता है इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स और एरिथ्रोइड सेल्स, और इसके अलावा मेगा कैरियोसाइट। जो मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं वो बनाते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको ये सब चीज़ें पता होगी। नहीं पता तो एक बार आप ये लिख सकते हैं, ये लिखने से आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर ही फाउंडेशन अब बिल्ड करने वाले हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं असल में जो कैंसर वाली बात है। अब देखो यार, यहाँ हम टॉपिक पढ़ रहे हैं AML, एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकीमिया। माइलोजिनस है तो कहाँ डिफेक्ट होगा? यहाँ पे, माइलॉइड ओरिजिन ऑफ सेल्स में। डिफेक्ट ये होगा कि जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल है वो माइलॉइड टाइप ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा बना रहा है। हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल माइलॉइड टाइप ऑफ सेल्स को ज़्यादा बना रहा है, यानी लिम्फॉइड टाइप ऑफ सेल्स कम हो जाएंगे। अच्छा,
अब क्योंकि कैंसर है और एक्यूट टाइप का, देखिए ध्यान रखिए, जब भी एक्यूट टाइप का कोई भी ल्यूकीमिया आएगा तो वहाँ पे इमैच्योर सेल्स बहुत ज़्यादा होंगे, और जब क्रॉनिक टाइप का आएगा तो वहाँ पे मैच्योर सेल्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो एक डिफ्रेंसिएशन फैक्टर है, एक्यूट के अंदर इमैच्योर ज़्यादा होंगे, क्रॉनिक के अंदर मैच्योर ज़्यादा होंगे। अच्छा, तो माइलॉइड सेल्स जो यहाँ पे बढ़ रहे हैं मैच्योर टाइप के होंगे, इमैच्योर टाइप के? एएमएल में द आंसर इज इमैच्योर टाइप के। तो माइलॉइड सेल्स इमैच्योर टाइप के ज़्यादा होंगे। अब ये इमैच्योर सेल्स जो है, ये इमैच्योर सेल्स क्या होता है कि या तो हो सकता है एकदम प्रीकर्सर स्टेज जिसको हम बोलते हैं प्रोमाइलोसाइट, वहीं पे रुक जाए, प्रोमाइलोसाइट्स ही बहुत ज़्यादा हो जाए, या तो ये ऑप्शन हो सकता है, या ये पॉसिबल है कि प्रोमाइलोसाइट से आगे डिफ्रेंशिएट कर जाए वो, बट वो इनमें से मान लीजिए मोनोसाइट जो है, मोनोसाइट्स बहुत ज़्यादा होने लगे, कोई एक सेल बहुत ज़्यादा होने लग जाए। ठीक है, दो ऑप्शंस एएमएल के अंदर, दो ऑप्शंस, प्रोमाइलोसाइट्स या तो बहुत ज़्यादा होने लग जाए, क्योंकि वो जो माइलोसाइट है वो आगे डिफ्रेंशिएट ही नहीं किया, प्रोमाइलोसाइट की स्टेज में रुक गया। ठीक है, प्रोमाइलोसाइट आगे डिफ्रेंशिएट ही नहीं किया, प्रोमाइलोसाइट की स्टेज में रुक गया, उसके नीचे कोई डिफ्रेंशिएशन ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा वो अभी अपन देखेंगे। या फिर प्रोमाइलोसाइट से आगे तो डिफ्रेंशिएट कर गया, बट किसी एक सेल के अंदर ही रुक गया वो, इसके अलावा कोई सेल बना ही नहीं रहा, या बाकी के सेल्स बहुत कम हो गए। तो मान लीजिए मोनोसाइट बहुत ज़्यादा बना रहा है, तो आसपास के जितने सेल्स हैं, एरिथ्रॉइड सेल्स, मेगाकैरियोसाइट्स, मोनोसाइट्स से बहुत कम हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमारे जो मोनोसाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वहीं अगर मान लीजिए कि वो ईओसिनोफिल्स ज़्यादा बना रहे हैं, तो ईओसिनोफिल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बाकी की सेल्स कम हो। ठीक है, तो अब अपन इसको एक एक करके लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, कौन सी स्टेज में रुक सकता है? प्रोमाइलोसाइट। तो इसका हम बोलेंगे एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक। ठीक है, एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया। ठीक है, एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया। अभी जो एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया है ना, इसके अंदर इशू होता है एक रिसेप्टर के अंदर, जिसको हम बोलते हैं रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर। रेटिनोइक एसिड आपको पता है क्या होता है? विटामिन ए। तो देयर इज अ डिफेक्ट इन रारा जीन। रारा जीन इज अ जीन विच मेक्स रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर। तो जो रारा जीन है ये रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर बनाता है। अब ये जो एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया APML है, एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, इसके अंदर ट्रांसलोकेशन होता है क्रोमोसोम 15 और 17 के बीच में। 15-17 ट्रांसलोकेशन होता है, जिसकी वजह से रारा जीन के अंदर म्यूटेशन होगा, और जो रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर है उसमें म्यूटेशन हो जाएगा। रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर जो है प्रॉपर फॉर्म नहीं हो पाएगा। जो रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर होता है वो प्रॉपर प्रोटीन के फॉर्म में नहीं आ पाएगा, प्रॉपर मतलब उसका जो शेप है वो एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा जैसा रिक्वायर्ड है। ठीक है, मान लीजिए कि ऐसा रिक्वायर्ड था शेप, वो ऐसा ना बन करके हो सकता है ऐसा सा बन जाए। ठीक है, जो शेप है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। शेप चेंज होने की वजह से क्या होगा, जो रेटिनोइक एसिड जो विटामिन ए है ये अब उसको रिकॉग्नाइज कर नहीं पाएगा, ये इशू। अब विटामिन ए के अंदर क्या खास बात है? विटामिन ए में खास बात ये है कि विटामिन ए एक्ट्स एज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यानी कि ये है आपका प्रोमाइलोसाइट। प्रोमाइलोसाइट को PM से लिख रहा हूँ। प्रोमाइलोसाइट को आगे की सेल की स्टेजेस में ले जाने के लिए, यानी कि मोनोसाइट वगैरह में, ग्रैन्युलोसाइट्स, इन आगे की स्टेजेस में ले जाने के लिए, यानी कि मैच्योर स्टेजेस में ले जाने के लिए हमको विटामिन ए की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, रेटिनोइक एसिड की रिक्वायरमेंट है। बट दिक्कत है, रेटिनोइक एसिड तो प्रेजेंट है, बट रेटिनोइक एसिड का रिसेप्टर खराब है। तो क्या ये आगे की स्टेज में जा पाएगा? कभी नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि विटामिन ए एक्ट्स एज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, बट द प्रीकर्सर सेल कैन नॉट रिकॉग्नाइज विटामिन ए। दैट्स द इशू। why can't it recognize vitamin A? Because it lacks, or because it has misfolded vitamin A receptors. ठीक है, अब तो मैच्योर सेल्स नहीं बन पाएंगे। अब इसका एक ट्रीटमेंट अवेलेबल है हमारे पास। ट्रीटमेंट अवेलेबल ये है कि हम पेशेंट को एट्रा ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड दे सकते हैं। ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड क्या करता है, ये जो विटामिन ए के रिसेप्टर्स है जो कि ख़राब है उन पे भी जाकर के बाइंड कर सकता है, यानी कि मिसफोल्डेड रिसेप्टर पे भी जाकर के बाइंड कर सकता है। कौन? एट्रा, ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड। ये जब मिसफोल्डेड रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा तो रिसेप्टर नॉर्मल की जैसे फंक्शन कर सकता है। यानी कि अगर हम ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड दे दें एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया के पेशेंट को, तो उसके अंदर हमको प्रोग्रेस देखने को मिलती है। ठीक है, तो एट्रा
कैन बी यूज्ड एज ट्रीटमेंट। अच्छा, अब हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे? डायग्नोस हम इसको ऐसे करेंगे, ये मान लीजिए सेल है एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया का प्रोमाइलोसाइट, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। अब इस सेल के अंदर एक इशू ये है कि जो प्रोमाइलोसाइट है इसके अंदर MPO माइलोपेरोक्सीडेज नाम का एक एंजाइम होता है, MPO माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम। ये माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनेगा और ये माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा साइटोप्लाज्म में। माइलोपेरोक्सीडेज एक एंजाइम था जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होने लगा और इतना ज़्यादा हो गया कि ये प्रेसिपिटेट करेगा साइटोप्लाज्म में। अभी जो प्रेसिपिटेट करेगा वो ऐसे रॉड्स की फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर जाएगा, ऐसे हमको डार्कली स्टेन्ड रॉड्स दिखेंगे, ठीक है। ये रॉड्स क्या है? इनको हम नाम देते हैं ओवर रॉड्स, AUER, और रॉड्स, ठीक है, और रॉड्स नाम देते हैं। इन और रॉड्स की खास बात क्या है? इन और रॉड्स की खास बात ये है कि ये सिक्रीट करा सकती है एक फैक्टर जिसका हम बोलते हैं टिश्यू फैक्टर, ठीक है, टिश्यू फैक्टर सिक्रीट करा सकते हैं। अभी जो टिश्यू फैक्टर है ये क्या करता है? ये करता है क्लॉटिंग। टिश्यू फैक्टर कैन स्टिमुलेट क्लॉटिंग। तो दिक्कत क्या हुई? प्रोमाइलोसाइट्स जो थे उनके अंदर थी और रॉड्स ने स्टिमुलेट किया टिश्यू फैक्टर को, और टिश्यू फैक्टर क्या करा सकता है? क्लॉटिंग करा सकता है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यहाँ है कि यहाँ पे क्लॉटिंग रिक्वायर्ड नहीं है, फिर भी वेसल्स के अंदर इंट्रावैस्कुलर क्लॉटिंग हो रही है और पूरी बॉडी के अंदर है। WBC को एक जगह पे तो है नहीं ना, वो तो पूरी बॉडी में, तो पूरी बॉडी में क्लॉटिंग ट्रिगर करा सकता है। अब पूरी बॉडी में जब भी कोई चीज़ होती है हम उसको बोलते हैं डिसेमिनेटेड। मैं लिख देता हूँ यहाँ, डिसेमिनेटेड, ठीक है, डिसेमिनेटेड। अब दिक्कत ये कि डिसेमिनेटेड क्लॉटिंग करता है और कहाँ करा रहा है? वेसल्स के अंदर, तो इसको बोलते हैं डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर क्लॉटिंग, जिसका नाम आपने सुना होगा DIC ट्रिगर कर सकता है। कौन? एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ओवर रॉड्स प्रेजेंट है। ओवर रॉड्स बेसिकली MPO का एक प्रेसिपिटेशन है। ओवर रॉड स्टिमुलेट कर सकते हैं टिश्यू फैक्टर रिलीज को, और टिश्यू फैक्टर जो है वो क्लॉटिंग को स्टिमुलेट कर सकता है, और क्लॉटिंग जो है बेसिकली रिजल्ट करेगी DIC के अंदर, ठीक है। तो इसलिए एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन। तो हमारा डायग्नोसिस कैसे होगा? एक तो हम और रॉड्स देखेंगे अंडर माइक्रोस्कोप, या फिर जो ब्लास्ट सेल्स हैं वो मोर देन 20% होगी बोन मैरो में, मोर देन 20% ब्लास्ट सेल्स, ठीक है, मोर देन 20% ब्लास्ट सेल्स होगी बोन मैरो में। यानी कि बोन मैरो बायोप्सी का जब हम करेंगे तो हमको मोर देन 20% ब्लास्ट सेल्स दिखेगी। नॉर्मल नंबर नहीं, नॉर्मली है 5-10% ब्लास्ट सेल्स होती है, तो मोर देन 20% ब्लास्ट सेल्स है बोन मैरो बायोप्सी। अच्छा, ये तो हो गया आपका एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया। अब हम देखते हैं सेकेंड वेराइटी जिसके अंदर मोनोसाइट बढ़ रहे हैं, ठीक है, मोनोसाइट। तो इसका हम बोलते हैं एक्यूट मोनोसिटिक ल्यूकीमिया बोल सकते हैं इसको, या फिर एक्यूट ल्यूकीमिया विद मोनोसाइटोसिस। तो एक्यूट मोनोसाइटोसिस, मोनोसिटिक ल्यूकीमिया, यहाँ पे क्या बढ़ रहा है? मोनोसाइट्स। अब इसके अंदर आपको बहुत डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन जानने की ज़रूरत ये है, एक तो यहाँ पे मोनोसाइट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, मोनोसाइट्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए इस फ्लो चार्ट के अंदर ये मोनोसाइट्स बढ़ रहे हैं, प्रोमाइलोसाइट्स वगैरह नहीं बढ़ेंगे, मोनोसाइट्स बढ़ेंगे। पर ये मोनोसाइट की खास बात ये है कि जो मोनोसाइट्स है आपके गम्स के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर देंगे, जो मसूड़े होते हैं उनमें इन्फिल्ट्रेट कर जाएंगे, और इससे जो टीथ है, जो दांत है, वो गिरने लगेंगे पेशेंट के। तो दिस मोनोसाइट कैन शो गम इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है, गम इन्फिल्ट्रेशन। इसके इमेज जाके इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। गम इन्फिल्ट्रेशन दिखाता है मोनोसाइट हमको, गम्स के अंदर चला जाएगा, गम्स वीक हो जाएंगे और जो दांत पेशेंट को गिरने लगेंगे, और गम्स हमको कैरेक्टरिस्टिकली स्वोलन दिखेंगे, ठीक है, इन एक्यूट मोनोसिटिक ल्यूकीमिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफ़ी हद तक हमको डायग्नोसिस में हेल्प करता है इसके। बाकी हमको मोनोसाइट्स तो काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड दिखेंगे CBC पे, तो CBC से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और आता है यहाँ पे
जैसे मैंने आपको एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया में बताया था कि वहाँ पे क्या बढ़ा हुआ है, वहाँ पे ओवर रॉड्स कौन बना रहा है, MPO माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम। यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक जो MPO एंजाइम होता है जो हमने वहाँ देखा था, ये यहाँ पे एब्सेंट होता है, तो MPO इज एब्सेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ओवर रॉड्स हमको नहीं दिखेगी क्योंकि MPO एब्सेंट है। ठीक है, MPO एब्सेंट क्यों, क्योंकि एक मैच्योर सेल के अंदर MPO एब्सेंट है, इमैच्योर सेल जो प्रोमाइलोसाइट थी वहाँ पे MPO प्रेजेंट था। अच्छा, ये तो हमने देख लिया मोनोसाइट। अब हम सेकेंड देखते हैं मेगा कैरियोसाइट। एक्यूट ए लिख के छोड़ रहा हूँ मैं, एक्यूट मेगा कैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। ठीक है, एक्यूट मेगा कैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, मेगा कैरियोसाइट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो क्योंकि मेगा कैरियोसाइट्स ज़्यादा हो रहे हैं तो यहाँ पे प्लेटलेट काउंट काफ़ी ज़्यादा होगा, प्लेटलेट काउंट ज़्यादा होगा क्योंकि मेगा कैरियोसाइट से बर्ड ऑफ होकर के प्लेटलेट्स बनती है, तो प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे भी MPO एब्सेंट होगा, MPO एब्सेंट होगा। तो मोनोसाइट्स के अंदर और मेगा कैरियोसाइट्स की जो ल्यूकीमिया है उनके अंदर मोनोसाइट्स और मेगा कैरियोसाइट्स के अंदर MPO एब्सेंट था। ठीक है, तो MPO एब्सेंट क्यों, क्योंकि मैच्योर सेल्स और प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पर भी अगर हम पीछे जाएँ तो ब्लास्ट सेल्स बढ़े हुए होंगे इसके अंदर भी और मोनोसाइट्स के अंदर भी, क्योंकि एक्यूट स्टेज, तो इमेच्योर सेल्स तो बढ़े हुए दिखेंगे ही दिखेंगे हमको। बट कौन से टाइप ऑफ इमेच्योर सेल्स, जो प्रीकर्सर है वो हमको मेगा कैरियोब्लास्ट का यहाँ पे ज़्यादा दिखेगा, प्रोमाइलोसाइट ज़्यादा नहीं दिखेंगे, जो मेगा कैरियोब्लास्ट है उसके प्रीकर्सर ज़्यादा दिखेंगे, और यहाँ पे मोनोसाइट्स के प्रीकर्सर ज़्यादा दिखेंगे। एक स्पेसिफिक सेल टाइप के प्रीकर्सर ज़्यादा दिखेंगे हमको, ये कैरेक्टरिस्टिक है। मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया है अगर तो मोनोसाइट के प्रीकर्सर ज़्यादा है, मेगा कैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया तो मेगा कैरियोब्लास्ट के प्रीकर्सर ज़्यादा है। ठीक है, और MPO दोनों के अंदर एब्सेंट है क्यों, क्योंकि वो डिफरेंशिएट कर चुका है स्टेज, और डिफरेंशिएट अगर नहीं करेगा तो उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, अगर प्रोमाइलोसाइट के अंदर ही अटक जाएगा तो हम उसको बोलेंगे एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, जो कि एट्रा के साथ ट्रीट कर सकते हैं हम, और उसके अंदर रारा जीन का म्यूटेशन है, RARA, जो कि रेटिनोइक एसिड का रिसेप्टर बनाता है, और वो रेटिनोइक एसिड का रिसेप्टर डिफेक्टिव बन जाता है इस जीन के म्यूटेशन की वजह से। ये जीन है यहाँ पे, इस जीन के म्यूटेशन की वजह से, और उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं एट्रा से। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया का ओवर रॉड्स हमको देखने को मिलेगी। ओवर रॉड्स क्या है, बेसिकली MPO है, MPO का प्रेसिपिटेशन है। ये जो ओवर रॉड्स स्टिमुलेट कर सकते हैं टिश्यू फैक्टर के रिलीज को, और टिश्यू फैक्टर जो है वो क्लॉटिंग कर सकता है वाकोमोटो में, और ये क्लॉटिंग जो करेगा पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, डिसेमिनेटेड होगा, इसलिए हम इसको नाम देंगे DIC। ठीक है, तो ये आपका AML का टॉपिक था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान सा टॉपिक है। अभी AML के बाद में हम या तो ALL पे जा सकते हैं, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, या फिर CML पे जा सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।